नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन जो है वो नेट के पेपर फर्स्ट की जो यूनिट 10 है भारत में उच्च शिक्षा, इसको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है आप लोगों के लिए। डिटेल से पूरा अपन जो है इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि भारत में जो प्रारंभिक शिक्षा थी, उच्च शिक्षा उसकी या प्रारंभिक शिक्षा प्लस उच्च शिक्षा की जो पद्धतियाँ थी उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो हिंदू शिक्षा थी, किस तरीके से जो ब्राह्मण शिक्षा थी, किस तरीके से बौद्ध, किस प्रकार मुस्लिम शिक्षा, और इनकी चर्चा अपन करेंगे। साथ में जो महिला शिक्षा थी उसको लेकर चर्चा करेंगे, या भारत में जैसे पहले जो ऋषि मुनियों के समय शिक्षा थी जिसमें वेद इत्यादि का अध्ययन करवाया जाता था, या भारत में जो शिक्षा का माध्यम माना गया है वो मुक्ति को माना गया है। तो या विद्या सा विमुक्ते, ये अपन पढ़ते भी हैं कि विद्या मुक्ति का साधन है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तो इन सब टॉपिकों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जून साइकिल वाला एग्जाम देना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, और आप लोगों के लिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्स अवेलेबल हैं। गुरुकुल चैनल पर अपन जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो पॉलिटिकल साइंस है उसको लेकर अपन जो है रेगुलर क्लासें अपन कर रहे हैं। और अभी जो 10-15 दिन का समय है उसमें अपन जो है फटाफट जो यूनिट है 9th और 10th उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। साथ में उनकी पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि एग्जाम में इस चीज़ का आपको बेनिफिट हो सके। तो जो अपनी यूनिट 10 है, उच्च शिक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, इसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। जैसे 4 वेद थे, कौन कौन से संस्कार थे, या जो धर्मों के अनुसार कैसी शिक्षा थी, उसको लेकर अपन यहाँ पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, थोड़ी सी अपन इसकी शब्दावलियों की बात कर लेते हैं। और इसमें अगर अपन चर्चा करें कि श्रुति और स्मृति, तो इसमें आप लोग वैसे पढ़ते भी आए हैं, श्रुति यानी कि सुनना और स्मृति यानी कि याद करना। ठीक है, तो किससे सुना? तो प्राचीन काल में जैसे यूँ कहा जाता था कि ईश्वर की वाणी, ऋषि मुनियों की वाणी, तो इसको श्रेष्ठ माना जाता था। और स्मृति का अर्थ है जो याद किया हुआ। तो याद किससे किया? गुरुओं ने याद किया, गुरुओं से अपन ने सुना, तो और आगे फिर इसको बढ़ाते गए। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है नेट के अंदर कि श्रुति श्रेष्ठ होती है या स्मृति श्रेष्ठ। तो आप लोग ध्यान रखना, ईश्वर की वाणी अपने आप भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ हो जाती है, तो श्रुति को यहाँ पर श्रेष्ठ माना गया है बजाय किसके? स्मृति के। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। और भारत में जो उच्चतर शिक्षा का इतिहास है वो भी काफी बेहतरीन रहा है, जिसमें अपन बात करें तक्षशिला 700 ईसा पूर्व, जो विश्व का सबसे पहले जो था विश्वविद्यालय था। फिर अपन बात करें जो नालंदा विश्वविद्यालय है, फिर अंग्रेजों द्वारा स्थापित 1817 में हिंदू विश्वविद्यालय है, या लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट है। ये सब अपन जो है डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें श्रुति और स्मृति, तो ध्यान रखना, श्रुति क्या है? सुना हुआ और ईश्वरीय वाणी है जिसे ऋषियों ने सुना, श्रेष्ठ मानी गई। और स्मृति जिस पर आधारित है उसे अपन कहते हैं याद किया हुआ, शिष्यों ने गुरुओं से जो सुनकर याद किया, श्रुति से नीचे आती है। तो मैंने आपको बताया श्रुति श्रेष्ठ है बजाय किसके? स्मृति के। और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्या को दो प्रकार का माना जाता था, पराविद्या और अपरा, यानी कि परलौकिक और अपरलौकिक। ठीक है, परलौकिक यानी कि जो ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित हो। भारत में जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है आप लोगों ने देखा होगा, ऋषि मुनियों के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक गुरुओं द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी, वो अलौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित होती थी, और इसमें ईश्वर से संबंधित होती थी, मोक्ष प्राप्ति इसमें होती थी। तो परलौकिक जो मतलब मृत्यु के बाद जो सुख प्राप्त होंगे उसकी चर्चा होती थी। लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन आया, और अपरा विद्या जिसको कहा गया वो लौकिक और भौतिक ज्ञान है। जैसे अर्थशास्त्र है, सैन्य शास्त्र है, नीति शास्त्र है, ये इसके ऊपर आधारित होने लगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, विद्या के दो प्रकार हैं, पराविद्या और अपराविद्या। ठीक है, इसमें अपन 14 प्रकार की विद्याएं पढ़ते हैं, जिसमें 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं और 6 वेदांग हैं। तो 4 वेद अपन पढ़ते भी हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो ये 4 वेद जैसे अपन पढ़ते हैं, ऋग्वेद मानव जाति का ज्ञात सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, या ग्रंथ अपन कह सकते हैं। तो जिसके 10वें मंडल पुरुष सूक्त में 4 जो वर्णों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं और 6 वेदांग हैं। तो वेदों के क्या है? उपवेद हैं। वेद ईश्वर के द्वारा, और जो उपवेद हैं वो मनुष्यों के द्वारा लिखे गए। तो जैसे अर्थशास्त्र है, इसमें 4 उपवेदों में अर्थशास्त्र है जिसमें अर्थ का ज्ञान है, धनुर्वेद में सैन्य विज्ञान, गंधर्व वेद में संगीत कला, और आयुर्वेद में चिकित्सा का यहाँ पर ज्ञान है। तो अपने को ये याद रखना है, श्रुति और स्मृति, पराविद्या और अपराविद्या।
और जो 14 विद्या है उसमें 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांगों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो 6 वेदांगों की अगर अपन बात करें तो 6 वेदांगों को समझने के लिए इनके क्या है, 6 अंग दिए गए हैं। तो पहला जो है वो शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। ठीक है, तो ये जो शिक्षा दी जाती थी उच्चारण का जो ज्ञान है, ठीक है, ध्वन्यात्मक विज्ञान जिसको अपन बात करते हैं, जिसमें व्यक्ति बोलना वगैरह सीखता है तो उसे शिक्षा। कल्प यानी कि जो कर्मकांड और अनुष्ठान से संबंधित होती है उसे कल्प कहा गया। व्याकरण जो है वो भाषा के नियमों को, जैसे ग्रामर जिसको अपन कहते हैं, किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका जो शब्दकोश होता है व्याकरण। और निरुक्ति जो है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है और इसमें कठिन शब्दों के जो है अर्थ निकाले जाते हैं। छंदों को वैदिक मीटर कहा जाता है, यानी कि जो वेद होते हैं उसके अलग अलग छंद होते हैं, तो उन्हें समझने के लिए जो छंदों का प्रयोग किया जाता है, तो जैसे गायत्री है, अनुष्टुप है। और ज्योतिष में जो खगोलीय गणना शुभ अशुभ का जो है वो समय निकाला जाता है। तो ये 6 वेदांग हैं, उनको समझने के लिए इनके 6 आवश्यक अंग हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन दे देता है कौन सा 6 वेदांगों का अंग नहीं है, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद या ज्योतिष। नेक्स्ट अपन बात करें प्राचीन शिक्षा प्रणाली। तो देखिए इसको थोड़ा सा आप रिवीजन के अकॉर्डिंग पढ़ना, क्योंकि यहाँ से जो अपन क्वेश्चन पूछता है उनकी डायरेक्ट अपन चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपन वैदिक काल, तो इसमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो यहाँ से पूछता है, दो बातें आपको यहाँ से पूछेगा। ठीक है, एक फिर महाकाव्य काल है, और फिर बौद्ध जो शिक्षा का काल है, फिर मुस्लिम शिक्षा, और फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजी शिक्षा है जिसे अपन कहते हैं आधुनिक शिक्षा। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में ध्यान रखना कौन कौन सी शिक्षा प्रणाली, वैदिक, महाकाव्य, बौद्ध, मुस्लिम और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, इनको लेकर अपन डिटेल से बात करेंगे। और शुरुआत करें अपन जो प्रारंभ में भारतीय शिक्षा का स्वरूप था, तो आप लोग देखा भी होगा कि भारत में ऋषि मुनि शिक्षा देते थे। औपचारिक शिक्षा होती थी जिसमें गुरु के सानिध्य में रहकर वहां पर शिक्षा प्राप्त करता था, शिक्षा जो विमुक्ति का साधन मानी गई है। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली है उसको चर्चा करेंगे। तो पद्धति अगर अपन बात करें, प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी प्रणाली जो थी मौखिक थी। ठीक है, आज की तरह जो है वो नहीं थी, आश्रम में रहता था और कहानियों और जो है उनके माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती थी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि निश्चित आयु के पश्चात गुरु के आश्रम में रहता था और गुरु के सानिध्य में रहकर कहानियों और बार बार जो है बोलकर जो है उन चीजों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और व्यक्ति को उसको ग्रहण करवाया जाता था। ठीक है, फिर जो गुरुकुल प्रणाली आई, आवासीय प्रणाली, तो इसमें गुरु के पास रहकर जो है वो शिक्षा प्राप्त करता था। इसमें छात्र को जो कहा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अंतेवासी कहा जाता है, इसमें छात्र को अंतेवासी। दृष्टिकोण आदर्शवादी था, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करना या परलौकिक सुख को प्राप्त करना था, तो इसलिए जो दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी माना गया है। इस शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो मोक्ष या विद्या, सा विद्या या विमुक्ति। ठीक है, और धार्मिक भावना विकास और व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना, जिसे अपन कहते हैं आदर्शवादी। आदर्शवादी कौन होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, यानी कि हमें सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अस्तेय होता है, अपरिग्रह होता है। तो ये धार्मिक जो है, ये अपन बात करें कि चरित्र निर्माण है या आदर्शवाद है, इसको कहा गया है। अपने मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण है। राष्ट्रीय संस्कृति, जो उस समय अपने देश की संस्कृति थी उसका संरक्षण किया जाता था। वेदों की शिक्षा दी जाती थी, उपवेदों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा निःशुल्क होती थी और फिर बाद में धीरे धीरे एक इसके रूप में गुरुकुल प्रणाली में। तो ये भारतीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। शिक्षा सबके लिए थी, ठीक है, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं थी, सबके लिए शिक्षा थी। मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा हुआ है, जन्मना जायते शूद्र, यानी कि जन्म के समय व्यक्ति क्या होता है, शूद्र होता है, अज्ञानी होता है, लेकिन संस्कार उसको क्या बना देते हैं, द्विज बना देते हैं, विद्वान बना देते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर भारत की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो लागू थी। तो ये आपको याद भी रखना है कि प्राचीन भारत की जो शिक्षा पद्धति थी वो किस पर लागू थी, कि व्यक्ति जन्म के समय अज्ञानी होता है, शूद्र होता है, लेकिन शिक्षा उसे क्या बना देती है, द्विज बना देती है, विद्वान बना देती है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ एक सूत्र है, श्लोक है, जिसकी अपन ने यहाँ पर चर्चा की। प्रमुख जो शिक्षा के संस्कार थे, जिसमें आप लोगों ने देखता भी होगा कि जो विद्या आरंभ है, उपनयन संस्कार है जिसमें जनेऊ धारण करता है, आजकल विवाह वाला सिस्टम अलग है, वेद आरंभ संस्कार है, और समावर्तन शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो पहले संस्कार के अपन, वैसे तो अगर जीवन में देखें जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अपने होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। तो इसमें अपन जो अभी 4 संस्कारों की प्रमुख रूप से चर्चा कर रहे हैं। विद्या आरंभ संस्कार है, वो 5 वर्ष की आयु में होता था, इसमें बच्चे को अक्षरों का लिखना और वाचन करवाया जाता था। उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में, इसके बाद बच्चा वेद पढ़ने योग्य और द्विज बन जाता था।
वेदों का आरंभ जो है विधिवत शुरू प्रारंभ करना होता था, और इसे पूर्ण करने पर उसे अपन स्नातक कहते थे, ग्रेजुएशन। तो आज की जो उच्च शिक्षा है, आज की जो उच्च शिक्षा है वो ये थी, ठीक है। वेद आरंभ संस्कार और समावर्तन शिक्षा पूर्ण होने पर, यानी कि जिसको अपन वर्तमान में दीक्षांत समारोह कहते हैं, फेयरवेल, उसके बाद छात्र क्या करता था, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। तो 4 प्रकार के आश्रम थे, 0 से 25 वर्ष, फिर 26 से 50 वर्ष, फिर 51 से 75 वर्ष, और फिर 76 से 100 वर्ष, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम था, इसमें रहकर वो सारे ये संस्कार करता था। फिर गृहस्थ आश्रम में रहता था, फिर वानप्रस्थ आश्रम में, और फिर संन्यास आश्रम में। तो इस तरीके से मनुष्य जीवन के 4 आश्रम थे, 16 संस्कार थे, ठीक है। शिक्षकों के अगर प्रकारों की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, कितने प्रकार के शिक्षक थे। तो एक तो अपन बात करें आचार्य, आचार्य वेदों का अध्ययन करवाते थे और ये निशुल्क पढ़ाते थे। उपाध्याय, ध्यान रखना कि इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि अपनी जीविका के लिए शुल्क लेकर वेद पढ़ाते थे, वो क्या कहलाते थे, वो उपाध्याय कहलाते थे। और गुरु कौन कहलाते थे, जो बच्चे को जन्म से लेकर जो है अंतिम समय तक उसके संस्कार होते थे वो प्रदान करते थे, वो उसका गुरु कहलाता था, ठीक है। इसीलिए अपन कई बार चर्चा का विषय भी रहता है कि एक शिक्षक और एक गुरु में क्या अंतर होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ठीक है। शिक्षक तो क्या करता है, उसे केवल जो स्कूली शिक्षा है वो, और गुरु जो है बच्चे के जन्म से लेकर उसके संस्कार और सभी कार्यों के लिए जो शिक्षा देता है वो उसका गुरु कहलाता है। तो अपन भारतीय संस्कृति में पढ़ते भी हैं कि किसी को अपना क्या करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। शिक्षकों के अगर प्रकारों की बात करें तो ये अपन ने देख लिया। फिर अपन बात करें स्त्री शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा भी आप लोग पढ़ते हैं वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में बहुत बेहतरीन थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा पतन हुआ है, लेकिन वैदिक काल में जो स्त्रियों की शिक्षा का स्तर बिल्कुल उन्नत था, उन्हें उपनयन और वेदारंभ का अधिकार था। और प्रमुख विदेशी महिलाओं, विदुषी महिलाएं, जो ज्ञानवान महिलाएं थी, आप इन्हीं के नाम पर देखते होंगे, गार्गी पुरस्कार, गार्गी, घोष, अपाला, लोक मुद्रा, मैत्रेयी और विश्ववारा, ये उस समय की क्या थी, प्रसिद्ध महिलाएं थी, जो विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और अगर प्रमुख शिक्षण संस्थाओं की अगर अपन बात करें तो देखिए, अब ये इनके नाम याद रखने, इस तरीके से पूछता है कि टोल क्या था। एक शिक्षक जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता था संस्कृत शिक्षा में। चरण क्या होता था, एक शिक्षक जो वेद के किसी एक अंग की शिक्षा प्रदान करता था। घटिका जो धर्म और दक्षिण दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान करता था। गुरुकुल जो किसी एक आचार्य द्वारा संचालित होता था, सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्क शास्त्र के केंद्र थे। और परिषद जो थी लगभग 10 शिक्षकों की समिति थी, और उसमें विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये प्रमुख जो थी शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर थी। तो ये अपना जो था, ये यहाँ पर अपना काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था उसको लेकर थोड़ी सी अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट टॉपिक में अपन जो चर्चा करेंगे वो भारत की जो प्राचीन शिक्षण संस्थाएं हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। बाकी शिक्षण संस्थाओं को अपने को नाम याद रखना है, टोल, चरण, घटिका, गुरुकुल, विद्यापीठ और परिषद, ठीक है। तो परिषद में लगभग 10 शिक्षकों की समिति होती थी जो विभिन्न विषयों की बच्चे को शिक्षा प्रदान करती थी। टोल में एक शिक्षक होता था जो प्राथमिक संस्कृत शिक्षा प्रदान करता था। तो इस तरीके से भारत की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो इस तरीके से काम करती थी। फिर भारत में देखिए, अगर आज़ादी के समय बात करें तो लगभग 20 विश्वविद्यालय थे, और आज अगर अपन चर्चा करें तो लगभग 2 लाख से ऊपर भारत में विश्वविद्यालय हैं। तो ऐसे भारत में जो उच्चतर शिक्षा में जो परिवर्तन आए उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी कि तक्षशिला से लेकर जो वर्तमान में डिम्ड विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, ऑटोनॉमस हैं, उनकी लेकर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम से पहले अपन लगभग इस टॉपिक को कंप्लीट करवा देंगे।